हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल डूइंग। इस वीडियो में हम परक्विजिट्स को देखेंगे कंटिन्यूड। ठीक है, सोच रहे होंगे मैम ये परक्विजिट्स कब ख़त्म होना है। तो ये सेकेंड लास्ट वीडियो है जो परक्विजिट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को थोड़ा सा लेंदी लेके जाऊंगी मैं, तो पेशेंस के साथ देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एंड तक देखेंगे, क्योंकि हर छोटे मोटे परक्विजिट्स को छोटे छोटे परक्विजिट्स को हम यहाँ पे कवर करेंगे इस वीडियो के थ्रू। ठीक है, जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को प्रोवाइड कराता है, ठीक है, हाउस होल्ड्स रिलेटेड भी है इसमें। तो हर छोटे मोटे पर्क्विजिट्स को इस वीडियो के थ्रू ही हम कवर करेंगे। ठीक है, तो पहला जो पर्क्विजिट है हम यहाँ पे देखेंगे, जो सर्विस है स्वीपर की, सर्विस ऑफ स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन। ठीक है, कोई पर्सनल अटेंडेंट हो, पर्सनल अटेंडेंट। ठीक है, और इसमें जो एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस जो है वो एम्प्लॉयर मेट कर रहा है। एक्सपेंसेस कौन मेट कर रहा है? एम्प्लॉयर मेट कर रहा है। ठीक है, सो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो जो एक्चुअल कॉस्ट था इसका कैलकुलेशन कैसे होगा? एक्चुअल कॉस्ट टू एम्प्लॉयर, एक्चुअल कॉस्ट टू एम्प्लॉयर मतलब कितना खर्चा लगा उस एम्प्लॉयर को। ठीक है, लेस अमाउंट कुछ भी जो उन्होंने एम्प्लॉय से रिकवर किया हो, दैट मीन्स अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय। ठीक है, अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय, वो आपका जो हो जाएगा टैक्सेबल परक्विजिट हो जाएगा। ठीक है, अगर सर्वेंट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं ये चारों के अलावा किसी अदर मैनर में, ठीक है, सो वो नॉट टैक्सेबल होंगे एज ए परक्विजिट इन केस ऑफ नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज में। ठीक है, तो वो नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के हाथ में एज ए परक्विजिट नहीं टैक्सेबल होंगे अगर ऊपर चारों के अलावा किसी और वे में सर्वेंट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। Okay, now I'm repeating in the words form. Service of sweeper, gardener, watchman, or personal attendant, and expenses are met by the employer. Then how the calculation will be? It will be the actual cost to the employer less amount paid by the employee. Balance is taxable as a perquisite. Okay? Where the servants are provided in any other manner, then it is not taxable as perquisite in the hand of non-specified employees. Okay? चलिए नेक्स्ट जो सेकेंड परक्विजिट हम देखेंगे वो है गैस सप्लाई वगैरह का। सप्लाई ऑफ गैस, देखिए मैं सिंपली आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दूं, आपको बोल दूं आप पढ़ लो, क्योंकि इसमें समझाना है सच कुछ है नहीं, लेकिन मैं आपके लिए रीड करती हूँ ताकि आप सुन के ये आपके ब्रेन में सेट हो जाए। ठीक है, सप्लाई ऑफ गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं किसके लिए? हाउस होल्ड कंजप्शन के लिए। किसके लिए है? हाउस होल्ड कंजप्शन, यानी घर के यूज़ के लिए है, ऑफिस के लिए नहीं। ठीक है, इसमें एक्सपेंसेस कौन मेट कर रहे हैं? एक्सपेंसेस जो है वो एम्प्लॉयर ही मेट कर रहा है। ठीक है, बट कनेक्शन किसके नाम पे है? कनेक्शन जो है इन सब चीज़ों का वो एम्प्लॉय ने अपने नाम लेके रखा है, बट खर्चा कौन मीट कर रहा है? एम्प्लॉयर मीट कर रहा है। ठीक है, सो इसका कैलकुलेशन सेम है, लेकिन यहाँ पे सब गैस वेस से रिलेटेड है, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट लेस वही अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय, अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय। ठीक है, बैलेंस आपका टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, वही सेम केस है कि अगर ये अबव जो फैसिलिटीज है वो अदर फॉर्म में प्रोवाइड की जाती है तो ये नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के हाथ में एज अ परक्विजिट नहीं टैक्सेबल होगा। सो इन द वर्ड्स supply of gas, electricity, water, etc. for household consumption, where the expenses are met by the employer, but the connections are in the name of the employee. First, if it is procured from outside agency, then amount paid to outside agency is fully taxable. ठीक है, अगर बाहर की एजेंसी से ये सर्विसेज ली है तो जो भी अमाउंट उनको पे करे वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक, what if it's owned by employer himself? Then manufacturing cost per unit less recovered from employee balances taxable as perquisite. ठीक है, अगर कि किसी आउटसाइड एजेंसी से ले रहे हैं और उस आउटसाइड एजेंसी को कुछ पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो फुली टैक्सेबल होगा। और अगर एम्प्लॉयर का खुद का है तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो उसको पड़ रही होगी वो माइनस उसने कोई भी अमाउंट जो एम्प्लॉय से रिकवर करी है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, थर्ड केस एजुकेशन से रिलेटेड है। एजुकेशन फैसिलिटी है,
फ्री या कंसेशन में एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा रही है किसको, मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड्स को, ठीक है, और इंडिविजुअल या उसके हाउस होल्ड्स को। और जो एक्सपेंसेस है वो कौन मेट कर रहा है, एम्प्लॉयर मेट कर रहा है। तो अभी तीनों केस में हमने क्या देखा, एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर मैच कर रहा है, ठीक है। ठीक है, अगर एजुकेशन फैसिलिटी जो एरिया है वो एम्प्लॉयर की खुद के द्वारा मेंटेन कराई जा रही है या स्पॉन्सर एक एम्प्लॉयर है, ठीक है, तो एम्प्लॉयर को जो खर्चा होगा लेस अमाउंट रिकवर फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है, कॉस्ट टू एम्प्लॉयर लेस जो अमाउंट रिसीव्ड और रिकवर फ्रॉम एम्प्लॉय, बैलेंस आपका टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्राइटेरिया है कि अगर कॉस्ट ऑफ एजुकेशन पर चाइल्ड 1,000 से ज़्यादा नहीं है पर मंथ तो वो टैक्सेबल नहीं होगी। If a cost of education per child does not exceed 1,000 per month, it is not taxable. ठीक है? What if the education cost exceed 1,000 per month? Then जो total amount है, entire amount है, वो taxable हो जाएगी in the employees hands. ठीक है? मतलब डिफरेंस अमाउंट नहीं टैक्सेबल होगी, पूरी की पूरी अमाउंट टैक्सेबल होगी अगर 1,000 पर मंथ से ज्यादा है तो, ठीक है। यही अगर अदर मैनर में ये फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जा रही है तो नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के अंदर टैक्सेबल नहीं होगी, ठीक है। मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड में कौन कौन आता है, स्पाउस आएगा, ठीक है, कौन कौन आता है मेंबर्स में, स्पाउस आते हैं, ठीक है, चिल्ड्रन आएंगे, चिल्ड्रन के स्पाउसेस आएंगे, ठीक है, चिल्ड्रन के भी स्पाउसेस इसमें कवर्ड है, ठीक है, पेरेंट्स आएंगे, सर्वेंट्स आएंगे, ठीक है, और जो भी कोई डिपेंडेंट्स हैं, डिपेंडेंट्स, ठीक है, ये मेंबर्स की डिफिनीशन में फॉल कर जाएंगे, ठीक है। अभी तो मैंने क्या बोला, ये वाला केस अगर एजुकेशनल फैसिलिटी एम्प्लॉयर की है या स्पॉन्सर एम्प्लॉयर है तो, लेकिन अगर अदर स्कूल्स हैं तो सिमिलर इंस्टीट्यूशन में जो भी कॉस्ट पड़ रहा होगा एजुकेशन का वो लेस अमाउंट अगर कोई एम्प्लॉय से रिकवर किया तो डिफरेंस फिगर टैक्सेबल हो जाएगा। तो एक बार रिकॉल कराऊंगी इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, एजुकेशन फैसिलिटी विच इज आइदर प्रोवाइडेड फ्री or at a concessional rate to the members of the household of the employee or education expenses where are met by the employer, okay। what if the education facility जो facility है वो maintained कौन कर रहा है, employer और sponsored by employer, तब कैसे calculate होगा, cost to the employer less amount recovered from the employee, subject to if the cost of education per child does not exceed 1,000 per month it is not taxable. However, if it exceed 1,000 per month, the entire amount is taxable, ठीक है, without any reduction per child, ठीक है। नॉन स्पेसिफाइड केस में अगर above then other than above facilities के फॉर्म में होगा तो वो नॉट टैक्सेबल है, ठीक है। मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड इंक्लूड्स स्पाउस, चिल्ड्रन एंड देयर स्पाउसेस, पेरेंट्स, सर्वेंट्स एंड डिपेंडेंट्स, ठीक है। और अगर और कोई स्कूल्स हैं तो उस एरिया में जो भी उसका कॉस्ट हो रहा होगा लेस अमाउंट जो रिकवर हो रही होगी। So I hope it's clear. चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फोर्थ पॉइंट, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, ठीक है, ये ट्रांसपोर्टेशन सर्विस फ्री प्रोवाइड की है, ठीक है, चाहे गुड्स हो चाहे पैसेंजर हो, फ्री रेट में, कंसेशनल रेट में, ठीक है। इस ये जो सर्विस है उस केस में एम्प्लॉयर जो है इंगेज्ड है इस बिजनेस में, एम्प्लॉयर का यही बिजनेस है, engaged in that business, ठीक है। इस केस में क्या होगा, जिस भी वैल्यू पे वो ऑफर कर रहे हैं पब्लिक को, जैसे नॉर्मल पब्लिक को वो ऑफर करते हैं ना, जो भी कॉस्ट है जो नॉर्मल पब्लिक की है वो नॉर्मल पब्लिक वाली कॉस्ट लेस कोई भी अमाउंट एम्प्लॉय से रिकवर किया, ठीक है। ये जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है ये गुड्स एंड पैसेंजर्स की है, दोनों की है, ठीक है, गुड्स और पैसेंजर दोनों की है, ठीक है। फ्री या कंसेशनल रेट पर प्रोवाइड कराया जाएगा इसमें बाय द एम्प्लॉयर जो कि एंगेज्ड है इस बिजनेस में, लेकिन रेलवे और एयरलाइंस का ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है, नॉट इन रेलवे नॉट इन एयरवेज, नॉट इन रेलवेज नॉट इन एयरवेज, ठीक है। अ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर एट फ्री और कंसेशनल रेट प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर engaged in that business other than railways and airways, value at which it is offered to the public, less amount recovered from the employee, balance is taxable as a opposite, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है फ्री ट्रैवल एकोमोडेशन, फ्री ट्रैवल एकोमोडेशन,
ठीक है, यानी ट्रैवलिंग टूरिंग का जो अकोमोडेशन और जो भी एक्सपेंसेस है वो एम्प्लॉयर मेट कर रहा है। ठीक है, तो इस केस में जो वैल्यू ऑफर्ड होगा पब्लिक का या जो खर्चा एम्प्लॉयर ने किया है, बैलेंस अमाउंट जो एम्प्लॉय से रिकवर हो गया स्ट्रेट अवे। ठीक है, कुछ इसमें बताने का नहीं है ज़्यादा। फ्री मील मिल रहा है, फ्री मील मिल रहा है कब? ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स, ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स। ठीक है, सो जो एक्चुअल कॉस्ट है एम्प्लॉयर को लेस अमाउंट रिकवर फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक, लेकिन अप टू, यानी अप टू ₹50 पर मील या टी या स्नैक्स, सिर्फ यही तीन है, मील टी और स्नैक्स। ₹50 तक कोई टैक्स नहीं है। ठीक है, तो फ्री मील ₹50 तक कोई टैक्स नहीं, उसके ऊपर टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, फिर वही बात, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि जो फ्री मील रिमोट एरिया में होगा, ऑफशोर इंस्टॉलेशन में होगा, वो टैक्सेबल नहीं होगा एज ए परक्विजिट। ठीक है, और टी या कोई नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस हैं, ठीक है, एंड स्नैक्स हैं, ठीक है, वर्किंग आवर्स में अगर प्रोवाइड करा रहे हैं तो वो नॉट टैक्सेबल है वर्किंग आवर्स। ये ध्यान देंगे, वर्किंग आवर्स की बात हो रही है। ठीक है, टी और नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस एंड स्नैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स इज नॉट टैक्सेबल। ठीक है, फ्री मील्स ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स, एक्चुअल कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर, हाउएवर नॉट टैक्सेबल अप टू ₹50। उसके बाद जो बैलेंस फिगर होगा, डिफरेंस फिगर होगा, वो टैक्सेबल हो जाएगा, लेस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय। नेक्स्ट केस, गिफ्ट है, कोई किसी प्रकार का गिफ्ट मिल रहा है। ठीक है, सो वैल्यू ऑफ द गिफ्ट वाउचर, ठीक है, कैश में हो या अदर फॉर्म में हो, ठीक है, किसी भी अदर फॉर्म में हो, तो जो भी वैल्यू है वो, लेकिन एग्रीगेट वैल्यू जो गिफ्ट की है वो लेस देन ₹5000 होनी चाहिए। ठीक है, और अगर प्लस है 5000 तब क्या करेंगे? तब उस केस में डिफरेंस फिगर नहीं, फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। जो पूरी अमाउंट है, सब ₹5001 भी हो गए तो पूरी अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगी, डिफरेंस फिगर की बात नहीं होगी। ठीक है, ये आपका हो गया गिफ्ट का केस। ठीक है, नेक्स्ट, क्रेडिट कार्ड के कोई एक्सपेंसेस हो रहे हो तो, ठीक है, क्रेडिट कार्ड एक्सपेंसेस, क्रेडिट कार्ड का एक्सपेंसेस, ठीक है, कोई भी क्रेडिट कार्ड या कार्ड से रिलेटेड मेंबरशिप एनुअल फी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, तो जो एम्प्लॉयर को खर्चा पड़ा है, लेस रिकवरी होगी जो भी एम्प्लॉय से, वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये ऑफिशियल पर्पस के लिए या किसी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स को लेकर है तब नहीं टैक्सेबल है। ठीक है, ऑफिशियल पर्पस के लिए या किसी डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड है ऑफिस से तो नहीं टैक्सेबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट, क्लब का एक्सपेंस। ठीक है, क्लब का एक्सपेंस हो रहा है लेकिन अदर देन हेल्थ एंड स्पोर्ट्स क्लब। ठीक है, प्रोवाइड, जो कि हर एम्प्लॉय को यूनिफॉर्मली प्रोवाइडेड है, प्रोवाइडेड टू ऑल एम्प्लॉयज। ये नहीं कि पार्शियलिटी की इनको मिलेगा उनको मिलेगा, नहीं, सबको इक्वल। ठीक, तो जो भी एक्चुअल एक्सपेंडिचर एम्प्लॉयर ने किया है माइनस उस जो एम्प्लॉय से रिकवर हुआ है, डिफरेंस फिगर। ठीक है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर टू एम्प्लॉयर लेस रिकवरी, हर जगह पे यही फॉर्मूला चल रहा है। ठीक है, अगर एक्सपेंडिचर ये भी ऑफिशियल पर्पस के लिए हो रहा है, ठीक है, तो नॉट टैक्सेबल है। ठीक है, क्लब एक्सपेंसेस भी नॉट टैक्सेबल होगा पर्पस। और जो इनिशियल फी होती है कॉर्पोरेट मेंबरशिप की, वो भी नॉट टैक्सेबल होगा एज अ पर्पस। ठीक है, इनिशियल फी ऑफ कॉर्पोरेट मेंबरशिप इन अ क्लब, इट्स नॉट टैक्सेबल। ठीक है, क्लब एक्सपेंसेस हो गए। नेक्स्ट हम लिखेंगे मूवेबल प्रॉपर्टी का यूज, मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी का यूज जिसका ओनर कौन है भाई साहब, इसके ओनर है एम्प्लॉयर। ठीक है, कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी होगी, लेकिन अदर देन सिर्फ दो क्राइटेरिया को अलग किया, कंप्यूटर को और लैपटॉप को। ठीक है, उनको छोड़ करके अगर कोई और मूवेबल प्रॉपर्टी है जो कि जिसके ओनर एम्प्लॉयर है, ठीक है, इसका फ्री यूज करने को दिया है, सेल नहीं किया है, यूज करने को दिया गया। ठीक है, तो पहले भी ये फर्निश्ड वाले में था ना, 10% एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, अगर एम्प्लॉयर खुद ओन कर रहा है, या तो एक्चुअल रेंट, अगर रेंट पे लिया है वो उसने, ठीक है, एक्चुअल रेंट जो भी होगा जो एम्प्लॉयर बेयर कर रहे हैं, लेस अमाउंट रिकवर फ्रॉम एम्प्लॉय।
अमाउंट रिसीव या रिकवर फ्रॉम एम्प्लॉय, बैलेंस क्या होगा, टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन। ये सारी चीज़ें स्टार्टिंग में मैंने बता दी थी, बट आउटलाइन बताई थी, यहाँ पे हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन किसमें, सुपर एनुएशन फंड में। क्या होगा, जो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर का 1.5 लाख तक एग्जेम्प्ट था ना पर एम्प्लॉय, याद आ गया, यस, एग्जेम्प्ट अप टू ₹1.5 लाख पर एम्प्लॉय। ठीक है, हर एक एम्प्लॉय पे 1.5 लाख तक एग्जेम्प्ट है। ठीक है, अगर ऊपर जितने मैंने अभी आपको परक्विजिट बताया है, ठीक है, और भी परक्विजिट हो सकते हैं क्योंकि ये एक स्पेसिफाइड लिस्ट नहीं है, तो उस केस में यही होगा कि कितना कॉस्ट एम्प्लॉयर को लग रहा है और कितना उसने एम्प्लॉय से रिकवर किया, बैलेंस टैक्स में हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। लिस्ट काफ़ी लंबी है, तो एक बार थोड़ा सा क्विक रिविजन कर लेंगे। ठीक है, इसको 1-2 बार सुन लेंगे आपको ताकि याद हो जाए। स्टिल किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है, कुछ समझाने के लिए नहीं था, जनरली मैं ये स्टूडेंट्स को एक शीट दे देती हूँ कि आप पढ़ लो फॉर्मूलाज स्ट्रेट अवे, क्योंकि समझाने के लिए नहीं है। बट कुछ स्टूडेंट को क्या है, आदत लग चुकी है कि मैम मैं आपका सुन लेता हूँ और मेरे को उससे मेमोराइज हो जाता है, तो एक रिक्वेस्ट है कि एक एक्स्ट्रा वीडियो, सिर्फ 10 से 15 मिनट की बात हो जाती है। तो अगर आपको इससे बेनिफिट हो रहा है तो प्लीज़ आप भी सुन के याद कर लो। ठीक है, तो इन केस ऑफ एनी डाउट किसी भी स्टूडेंट को रह जाता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे। ठीक है, सो उसके बाद हम लास्ट टॉपिक लेंगे परक्विजिट्स का, एंड वी आर ऑन अबाउट टू एंड ऑफ द चैप्टर ऑफ द इनकम अंडर हेड सैलरीज। ठीक है, टिल देन वर्क हार्ड, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।